नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी प्रसन्न और स्वस्थ होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी जैविक या पारिस्थितिकी अनुक्रम की, जिसमें हमने देखा था कि जैविक अनुक्रम का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके प्रकार कितने हैं, जिसमें हमने 8 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें हमने फिर प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रम की भी बात की थी। साथ ही साथ हमने जैविक अनुक्रम के महत्व को भी देखा था। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करते हैं आपसे बायोम यानी कि जियोम की। इस वीडियो से संबंधित जो पीडीएफ है, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, जहां से आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका नाम है बायोम या जियोम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका अर्थ देख लेते हैं, अर्थ एवं परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, जीवमंडल को वनस्पतियों, उनके जीवन रूप यानी लाइफ फॉर्म्स के आधार पर विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में विभाजित करते हैं। जीवमंडल की परिभाषा हमने या जीवमंडल का वीडियो हमने डाला हुआ है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप आराम से जाके पढ़ सकते हैं, तो ये आपको आसानी से समझ में आएगा। तो जो जीवमंडल है उसको विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में बांटा गया है। किस आधार पर? वनस्पति के आधार पर। ठीक है, इस तरह वनस्पति प्रधान पारिस्थितिक तंत्र को फॉर्मेशन कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जहाँ पर वनस्पतियों की प्रधानता होती है उसे हम फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जब पारिस्थितिक रूप में समस्त पादपों एवं प्राणियों का सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है तो उसे बायोम या जियोम कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि ये मान लीजिए कोई क्षेत्र हो गया, एक निश्चित समय और निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत जब समस्त पादपों यानी वनस्पतियों और प्राणियों यानी जीवों का सम्मिलित अध्ययन किया जाता है तो उसे हम बायोम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि किसी क्षेत्र में केवल और केवल पादपों का और प्राणियों का ही अध्ययन किया जाता है, तब हम उसे बायोम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम अजैविक तत्वों को ले लेंगे तो वो पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा आपका। सामान्य रूप में एक बायोम के अंतर्गत महाद्वीप के उन सभी भागों के समस्त पादप और प्राणियों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी सामान्य विशेषताएं उस समस्त भूभाग में प्रायः समान होती हैं। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए ये अगर क्षेत्र लिया गया है तो यहाँ पर जो पादप हैं यानी प्लांट्स हैं और जो आपके प्राणी हैं यानी कि एनिमल हैं या लिविंग बीन्स हैं, ठीक है, यानी एनिमल हैं, उनकी जो विशेषताएं होंगी वो कैसी होंगी? एक जैसी होंगी, और उस समस्त भूभाग की भी विशेषताएं एक जैसी होंगी। इसमें अजैविक घटकों को शामिल नहीं किया जाता, ये आपको याद रखना है, क्योंकि अजैविक घटकों को अगर शामिल कर लिया गया तो फिर ये पारिस्थितिक तंत्र बन जाएगा। ठीक है, तो पादप और जीवों का जब सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है तो उसे हम बायोम कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बायोम के अंतर्गत प्रायः स्थलीय भाग के समग्र पादप तथा प्राणी समुदाय को ही सम्मिलित करते हैं। क्यों? क्योंकि सागरीय बायोम का निर्धारण कठिन है। यानी कि अगर हम बायोम में अध्ययन कर रहे हैं तो हम एक तरफ स्थल है और एक तरफ अगर सागर भरा हुआ है तो केवल हम स्थलीय भाग पर ही अध्ययन करते हैं इसका, पादप और प्राणियों का। ठीक है, क्योंकि स्थलीय जो सागरीय भाग है वहाँ पर बायोम का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, यह कठिन है। ठीक है, आगे देखते हैं। यद्यपि बायोम में पादप और प्राणी दोनों को सम्मिलित करते हैं, तथापि हरे पौधों की प्रभुत्व होता है क्योंकि इनका सकल बायोमास प्राणियों की तुलना में बहुत अधिक होता है। यानी अगर एक क्षेत्र में प्राणी और पादपों का अध्ययन किया जाता है तो हरे पेड़ पौधों का प्रभुत्व होता है। इसका रीजन उन्होंने बताया क्योंकि इनका जो सकल बायोमास है, यानी कि जो सकल बायोमास है आपका, ये कह सकते हो द्रव्यमान है, वो क्या होता है? वो उन जीवों की तुलना में अधिक होता है, इसलिए इनका प्रभुत्व होता है। ठीक है, इस डायग्राम के माध्यम से बायोम को दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक निश्चित क्षेत्र है आपका, निश्चित क्षेत्र और निश्चित समय है। ठीक है, इसमें पादप और प्राणियों को ही दिखाया गया है। ठीक है, और इसमें जो जीवों की संख्या है वो कम दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही जीवों को दिखाया गया है, 6 जीवों को दिखाया गया है, बाकी तरफ आपकी वनस्पतियाँ हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? इसे हम बायोम कहते हैं।
या जीओम कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं जीवोम को प्रभावित करने वाले कारकों को देख लेते हैं। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो जीवोम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, बहुत से कारक हैं जो जीवोम के आकार, स्थिति व उसकी विशेषताओं को प्रभावित करते हैं। किनको? आकार को, स्थिति और उनकी विशेषताओं को प्रभावित करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं आपके, उन्हें हम देख लेते हैं। दिन के प्रकाश और अंधेरे की अवधि, यह मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की अवधि के लिए उत्तरदायी होती है। आपको पता है कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, और यदि प्रकाश अधिक समय तक रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण भी अधिक समय तक होगा। यदि अंधेरा अधिक समय तक होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया बाधित हो जाएगी। ठीक है, औसत तापमान और ताप परिसर चरम दशाओं को जानने के लिए आवश्यक है। ये भी आपका प्रभावित करता है, यानी कि औसत तापमान और ताप परिसर भी बायोम को प्रभावित करता है। वर्धन काल की अवधि, और वर्धन काल का मतलब है कि किसी भी वनस्पति को वृद्धि करने का कितना समय लगता है, कितना समय मिलता है। जैसे अगर आप गेहूं की फसल बो देते हैं तो वो उसका मिनिमम जो टाइम होता है, मैक्सिमम टाइम होता है 90 से 120 दिन के का टाइम होता है। ठीक है, तो ये उसका क्या है, गेहूं की फसल का वर्धन काल है। ठीक है, वर्षण भी इसको प्रभावित करता है, जिसके अंतर्गत वर्षण की कुल मात्रा, समय व तीव्रता के अनुसार इसमें परिवर्तन शामिल है। यह भी प्रभावित करता है। इसके बाद आपका पवन प्रवाह हो गया, यानी कि पवन प्रवाह की गति हो गई, दिशा, अवधि, अंतराल, ये भी प्रभावित करते हैं। मृदा का प्रकार कि उपजाऊ मृदा है या बंजर मृदा है, ये भी प्रभावित करता है। ढाल, यानी कि किसी भी जो क्षेत्र है उसका ढाल कैसा है, ढाल जेंटल है या ढाल अधिक है, ये भी प्रभावित करता है। अपवाय, किसी क्षेत्र में बहने वाला जो जल है या नदियों के रूप में, नदी नालों के रूप में जैसे भी बह रहा है, उसका अपवाय कि वो कितनी तेज गति से प्रवाहित होता है या धीरे गति से प्रवाहित होता है, ये भी प्रभावित करता है। साथ ही साथ अन्य पौधे और पशु की जातियां भी प्रभावित करती हैं। कुछ ऐसी जातियां होती हैं वनस्पतियों में जो बहुत अधिक वृद्धि करती हैं, जैसे आपका बांस है, बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपके प्रभावित करते हैं। इसके बाद अब हम देख लेते हैं बायोम के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ बायोम्स देख लेते हैं इसे। स्थलीय तथा जलीय भागों में पादपों तथा प्राणियों की विकसित श्रृंखलाओं में अंतर होता है, यानी कि स्थल पर और सागरों में, दोनों में जो पादप और प्राणी विकसित होते हैं उनमें अंतर होता है। तथापि भूतल पर यानी स्थल पर वनस्पति तथा प्राणियों के वितरण प्रतिरूपों तथा वर्तमान जलवायु प्रकारों में गहरा संबंध दृष्टिगत होता है। ठीक है, जब हम क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ रहे थे तब भी हमने बताया था कि किसी क्षेत्र की जो वनस्पतियां हैं उनके आधार पे हम उस क्षेत्र की जलवायु को बता सकते हैं, और जहाँ की जैसी जलवायु होती है वहाँ की वैसी वनस्पतियाँ होती हैं, यानी कि वनस्पति और जलवायु में घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, अतः वनस्पति तथा प्राणियों के वितरण प्रतिरूपों एवं जलवायु के प्रकारों में संबंध के आधार पर विभिन्न बायोम प्रकारों के निर्धारण किए गए हैं। यानी कि एक तरफ वनस्पति तथा प्राणियों का वितरण प्रतिरूप, दूसरा तरफ जलवायु प्रकारों में संबंध के आधार पर। ठीक है, आगे देखते हैं। चूँकि बायोम में सर्वाधिक जो बायोम है वनस्पति का ही सर्वाधिक प्रभुत्व होता है तथा वनस्पति एवं जलवायु में गहरा संबंध होता है, ये हमने पहले भी बताया आपको। अतः जलवायु के आधार पर विश्व को निम्न बायोम प्रकारों में विभक्त किया गया है, यानी कि जो प्रमुख रूप से बायोमों का निर्धारण किया गया है वो किसके आधार पर, जलवायु के आधार पर। साथ साथ द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी को भी में भी बांटा गया है, उसका आधार क्या बनाया गया है, वनस्पति के आधार पर। यानी कि बायोम को प्रकार में अलग अलग प्रकारों में या वर्गीकृत करने के दो आधार हैं, एक तरफ है जलवायु, ठीक है, और दूसरा तरफ है वनस्पति। तो इसे हम अलग अलग करके देख लेते हैं। दो आधार हैं इसके, ये जो जलवायु के आधार पे किया गया है उसे प्रमुख बायोम कहते हैं, जो वनस्पति के आधार पे किया गया है उसे द्वितीयक और तृतीयक बायोम कहते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में आपको बायोमों के प्रकारों को दिखाया गया है। एक तरफ आपका जलवायु कटिबंध के आधार पर है, ठीक है, तो और दूसरी तरफ आपका द्वितीय श्रेणी का बायोम है जो वनस्पति के आधार पर है, तृतीय श्रेणी का बायोम भी वनस्पति के आधार पर ही है। तो जलवायु के आधार पर है आपका टुंड्रा बायोम, शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम, ठीक है, और इसके अलावा
उष्णकटिबंधीय बायोम। यानी कि जलवायु के आधार पे कितने बायोम हो गए आपके? 3। जलवायु के आधार पे 3 बायोम आ गए आपके, ठीक है। और द्वितीय श्रेणी के जो बायोम हैं उनको वनस्पति के आधार पे बांटा गया है, या कह सकते हो कि एक प्रमुख बायोम में कुछ उसके उपविभाग किए गए हैं। जैसे टुंड्रा बायोम को 2 भागों में बांटा गया है, आर्कटिक टुंड्रा बायोम और अल्पाइन टुंड्रा बायोम। शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान को भी शीतोष्णकटिबंधीय बायोम को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे उत्तरी वन बायोम यानी कि टैगा वन बायोम, पतझड़ वन बायोम, घास क्षेत्र बायोम, इसके अलावा रूम सागरीय बायोम और गर्म बायोम, ठीक है। इसके साथ साथ उष्णकटिबंधीय बायोम को भी कई भागों में बांटा गया है, जैसे वन बायोम, सवाना बायोम और मरुस्थलीय बायोम। यानी कहने का अगर अर्थ हम बात करें द्वितीय श्रेणी के कितने बायोम हैं अगर, तो 3 उष्णकटिबंधीय बायोम के अंतर्गत सम्मिलित हैं और 5 आपके शीतोष्णकटिबंधीय बायोम के अंतर्गत सम्मिलित हैं और 2 आपके टुंड्रा बायोम के अंतर्गत सम्मिलित हैं। यानी कि 3 + 5 + 2 यानी कि 5 3 8 + 2 यानी 10। द्वितीय श्रेणी के जो बायोम हैं वो कितने हैं टोटल? 10 हैं, ठीक है। इसी प्रकार तृतीय श्रेणी के बायोमों को भी बांटा गया है। आप देख रहे हैं कि टुंड्रा बायोम में कोई भी तृतीय श्रेणी का बायोम नहीं पाया जाता, ठीक है। और जो शीतोष्णकटिबंधीय बायोम है उसमें आपके अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे उत्तरी अमेरिका बायोम, एशियाई बायोम, पर्वत बायोम, उत्तरी अमेरिका बायोम, यूरोपियन बायोम, सोवियत स्टेपी बायोम, उत्तरी अमेरिकी प्रेरी बायोम, पंपा बायोम, ठीक है, और ऑस्ट्रेलियाई घास क्षेत्र बायोम, ठीक है। और भी है जैसे उत्तरी गोलार्ध बायोम और दक्षिणी गोलार्ध बायोम। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय बायोम जो हैं उसमें भी तृतीय श्रेणी के बायोमों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे सदाबहार वन बायोम, अर्ध सदाबहार वन बायोम, पतझड़ वन बायोम, अर्ध पतझड़ वन बायोम, पर्वतीय वन बायोम, दलदल वन बायोम, सवाना वन बायोम, सवाना वन घास बायोम, सवाना घास क्षेत्र बायोम, शुष्क मरुस्थलीय बायोम और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय बायोम। इन सब चीज़ों को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको जलवायु के आधार पे जो बांटे गए हैं उनको बस आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप पूरा याद कर लेते तो अच्छी बात है, लेकिन जलवायु के आधार पे जो किए गए हैं उनको आपको याद रखना है, जिसमें 3 है प्रमुख: टुंड्रा बायोम, शीतोष्णकटिबंधीय बायोम और उष्णकटिबंधीय बायोम। इन्हीं पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। विश्व के जो कुछ बायोम हैं आपके उस डायग्राम के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। द मेन बायोम इन द वर्ल्ड, ठीक है, और इनको अलग अलग कलर के आधार पर डिवाइड किया गया है। इसे आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा। इस डायग्राम में भी कुछ बायोमों को बताया गया है, जैसे कुछ विशेषताएं दिखाई गई हैं। जैसे ये सावाना बायोम है जहाँ घास अधिक होती है और वृक्ष कम होते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जहाँ पर वृक्षों की पादपों की प्रजातियाँ, प्राणियों की प्रजातियाँ बहुत अधिक होती हैं। मरीन बायोम को दिखाया गया है। डेजर्ट यानी मरुस्थलीय बायोम को दिखाया गया है। टेम्परेट यानी शीतोष्णकटिबंधीय वर्षा बायोम को दिखाया गया है, ठीक है। साथ ही साथ फ्रेश वाटर को दिखाया गया है। घास क्षेत्र यानी ग्रासलैंड बायोम को दिखाया गया है। फॉरेस्ट इसे बोरियल फॉरेस्ट यानी कि आपका जो टैगा वन बायोम है उन्हें दिखाया गया है, और इसके अलावा टुंड्रा बायोम को भी दिखाया गया है, ठीक है दोस्तों। अब हमें ये चीज़ याद रखनी है कि किसी भी क्षेत्र में अगर हमें किसी बायोम को बात करनी है तो हमें 5 चीज़ों की बात करनी होती है: स्थिति एवं विस्तार उसका, जलवायु, पादप संगठन और जंतु संगठन, साथ साथ मानवीय अनुक्रियाओं की भी बात की जाती है। नंबर 5वां मानवीय अनुक्रियाएं, ठीक है। तो हम एक एक करके अब इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका आयनवर्तीय वर्षा वन बायोम। दोस्तों, हम जो जलवायु के आधार पे वर्गीकरण किया गया है केवल हम उन्हीं की बात करेंगे। बाकी पीडीएफ में और सारी चीज़ें दी हुई हैं, उन्हें आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला आयनवर्ती सदावर्ष वर्षा वन बायोम, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है दोस्तों, रुकिए थोड़ा। चलिए,
सबसे पहले हम देख लेते हैं स्थिति और विस्तार। जो हमने 5 पॉइंट आपको बताया, स्थिति और विस्तार देखना है किसी बायोम का, जलवायु देखनी है, पादप संगठन देखना है, साथ ही साथ जंतु संगठन देखना है और आपको मानवीय अनुक्रियाओं को देखना है। तो उन्हीं पे हम बात करेंगे, उन्हीं को लेकर के। तो सबसे पहले आयनवर्ती सदाबहार वर्षा वन बायोम यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बायोम। सबसे पहले हम स्थिति और विस्तार देख लेते हैं। ठीक है। वर्ष भर उच्च वर्षा व उच्च तापमान रहता है यहाँ पर। ठीक है। इसी कारण इसे अनुकूलतम बायोम भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ऑप्टिमम बायोम किसे कहते हैं? तो आपका आयनवर्ती सदाबहार वर्षावन बायोम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उच्च वर्षा और उच्च तापमान रहता है, जिससे यहाँ पर वनस्पतियों और प्राणियों की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। इसका विस्तार 10 उत्तरी अक्षांश से 10 दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये आपकी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, तो 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इस बायोम का विस्तार पाया जाता है। ठीक है। इसका सर्वाधिक विकास तथा विस्तार अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन व इंडोनेशिया क्षेत्र, खासकर बोर्नियो और सुमात्रा में हुआ है। दोस्तों, अब यहाँ पर आपको एटलस लेकर बैठना है और एटलस में आप इन देशों को, इन क्षेत्रों को लोकेट करते हुए चलिए। जैसे अमेजन बेसिन कहाँ है, कांगो बेसिन कहाँ है और इंडोनेशिया क्षेत्र में खासकर बोर्नियो और सुमात्रा द्वीप कहाँ पर हैं, ये आप देखते हुए चलिए। इनके अलावा शुद्ध भूमध्य रेखीय जलवायु वाला प्रदेश है ये। ठीक है। यद्यपि इस बायोम का विस्तार विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश से कहीं कहीं पर और अधिक उत्तर और दक्षिण तक है तथा मध्य अमेरिका व दक्षिण पूर्वी एशिया में भी ये पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस डायग्राम के माध्यम से इस बायोम को दिखाने की कोशिश की गई है। ये आपकी अमेजन बेसिन है। अमेजन बेसिन कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है। ये आपकी कांगो बेसिन है जो कि अफ्रीका में है। ये आपका इंडोनेशिया क्षेत्र है। यहीं पर आपका बोर्नियो और सुमात्रा क्षेत्र पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे जलवायु की बात कर लेते हैं कि जलवायु कौन कौन सी है। तो औसत वार्षिक वर्षा 2000 मिलीमीटर, औसत वार्षिक वर्षा 2000 मिलीमीटर या उससे अधिक होती है। 2 या 3 महीनों को छोड़कर प्रायः प्रत्येक मास में कम से कम 100 मिलीमीटर वर्षा अवश्य होती है। ठीक है। आगे देखते हैं। भूमध्य रेखा से दूर जाने पर कुछ महीनों की शुष्कता बढ़ जाती है तथा ऐसे शुष्क महीनों में वर्षा 12 मिलीमीटर तक होती है। वर्ष भर ऊंचा तापमान रहता है। औसत वार्षिक तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपको ये औसत तापमान याद रखना है, कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। परंतु अधिकतम तापमान 30 सेंटीग्रेड यानी 30 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक कहीं हो जाता है। ठीक है। जैसे हमने इंडिया में ही बात करें तो जैसे गर्मियों में 50 तक पहुंच जाता है तो सर्दियों में नीचे आ जाता है। तो सेम कहा गया है यहाँ पर कि यहाँ पर जो औसत तापमान है वो 30 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। लेकिन औसत तापमान कितना है? औसत वार्षिक तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 20 डिग्री से कभी नीचे नहीं आता है। ठीक है। आगे देखते हैं। वनों के ऊपरी आवरण पर सर्वाधिक सूर्य प्रकाश मिलता है तथा नीचे जाने पर यह घटता जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर कोई वृक्ष है तो ऊपर से नीचे प्रकाश की मात्रा घटती जाती है। ठीक है। सबसे निचले स्तर पर अर्थात धरातल पर यह शून्य हो जाता है तथा घुप अंधेरा छा जाता है। पादपों में सूर्य प्रकाश की प्राप्ति के लिए होड़ लगी रहती है। ठीक है। यहाँ आपको बता दें कि अगर आपसे कोई पूछे कि जो पेड़ पौधे हैं आपके, ये ऊपर की ओर ही क्यों बढ़ते हैं, तो आपका आंसर होगा क्योंकि ये सूर्य यानी कि अपना भोजन प्राप्त करने के लिए ऊपर की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि इनका भोजन क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि से करते हैं ये, और प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक होता है, इसलिए ये ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। और पादपों में सूर्य प्रकाश की प्राप्ति के लिए होड़ लगी रहती है, इसलिए यहाँ के जो वृक्ष होते हैं उनकी जो ऊंचाई होती है वो बहुत अधिक होती है। ठीक है। आगे देखते हैं। ज्ञातव्य है कि वनों का ऊपरी वितान यानी अपर मोस्ट कैनोपी भी लताओं तथा बल्लरियों से ढका रहता है। अतः वृक्षों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश जितना प्रकाश ऊपरी वितान पर आता है का 25% ही प्राप्त कर पाती हैं।
वृक्ष स्तरों यानी कि ट्री स्ट्रेटा के नीचे खुले वातावरण में सूर्य प्रकाश का मात्र 3% तक ही पहुंचता है। यानी कि अगर ये वृक्ष है आपका, तो अगर ऊपरी भाग में 100% प्राप्त हो रहा है तो नीचे भाग में केवल 3% ही प्रकाश पहुंचता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वायु की गति भी ऊपरी वितान से निचले स्तर की ओर तेजी से घटती जाती है। यानी कि जो वायु की मात्रा है वो ऊपर से वृक्ष के ऊपरी भाग से जड़ों की ओर कम होती चली जाती है। निचले स्तर तक वायु की गति लगभग शून्य हो जाती है, परंतु वायु की नमी नीचे जाने पर बढ़ती जाती है। ये आपको याद रखना है कि अगर ये वृक्ष है आपका तो वायु की गति नीचे जाने पर घटती जाती है, लेकिन जो नमी है, वायु की जो नमी है वो नीचे जाने पर बढ़ती जाती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और क्यों क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि वाष्पीकरण घटता जाता है। निचले स्तर में सूर्य प्रकाश के अभाव में पौधों में पत्तियों तथा फूलों की निहायत कमी हो जाती है। आगे देखते हैं। वनों के ऊपरी वितान द्वारा वर्षा का सर्वाधिक अवरोधन होता है। वर्षा का जल वृक्षों की पत्तियों तथा शाखाओं से होकर वनों पर पहुंचता है और इनसे होकर हवाई सरिता यानी एरियल स्ट्रीमलेट्स के रूप में धरातल तक पहुंचता है। यानी कि हवाई सरिता क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि हवाई सरिता क्या है, तो जल का यानी कि वर्षा के जल का वृक्ष के ऊपरी भाग से तनों से होते हुए जड़ों तक पहुंचना, इसे हम हवाई सरिता कहते हैं। ठीक है, ऊपरी वितान में वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का क्षय भी होता है। ठीक है, अतः धरातल पर ऊपरी वितान पर प्राप्त वर्षा के कुल जल का 1/3 भाग ही पहुंच पाता है। यानी कि अगर वर्षा होती है तो ऊपरी भाग में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है, निचले भाग में उसका 1/3 यानी कि 3% भाग ही पहुंच पाता है या 25% भाग पहुंच पाता है। स्पष्ट है कि जलवायु द्वारा इस बायोम की वनस्पतियों का निर्धारण हुआ है और बदले में यहाँ की वनस्पतियों ने विशिष्ट प्रकार की लघु स्तरीय जलवायु को जन्म दिया है, लघु माइक्रो क्लाइमेट को भी जन्म दिया है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं इस क्षेत्र में पादप प्रजाति संगठन को यानी स्पेसिस कंपोजिशन को। सदाबहार वर्षा वन बायोम में पादपों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इससे पहले भी हमने बताया है कि जो सबसे अधिक विविधता पाई जाती है आपकी या जैव विविधता, वो कहाँ पर है? तो सदाबहार वर्षा वन बायोम में ही होती है। तो यहाँ पे पादपों की भी सर्वाधिक प्रजातियाँ हैं और जीवों की भी सर्वाधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इस बायोम के सभी क्षेत्रों में पौधों का जो जीवन रूप तथा उनकी संरचना में समता पाई जाती है, परंतु उनके पादप प्रजातियों के संगठन में पर्याप्त विषमता मिलती है। यानी कि पौधों का जो जीवन रूप है और उनकी जो संरचना है उसमें तो समानता है, लेकिन जो पादप प्रजातियों का संगठन है उसमें विषमता पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन क्षेत्रों में पादपों की प्रजातियों के असंख्य प्रकार पाए जाते हैं। यथा पश्चिमी अफ्रीका में, यानी कि पश्चिमी अफ्रीका मतलब कांगो बेसिन, पुष्पी पौधों की लगभग 6000 से 7000 प्रजातियां हैं। मलेशिया में 20,000 प्रजातियां हैं, यानी पश्चिमी अफ्रीका से भिन्न है। ब्राज़ील में 40,000 प्रजातियां हैं। पनामा नहर मंडल में 20,000 या 2,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, वनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो सदस्य है वो वृक्ष है आपका। ठीक है, वृक्ष है ये। इनकी प्रजातियों की संख्या तथा विविधता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जाता है कि 1 हेक्टेयर में वृक्षों की 40 से 100 प्रजातियां पाई जाती हैं। मान लीजिए 1 हेक्टेयर क्षेत्र है तो यहाँ पर कितनी पादपों की प्रजातियां हैं वृक्षों की? वो 40 से लगभग 100 के आसपास प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, ज्ञातव्य है कि सदाबहार वर्षा वनों के समस्त पादपों की समस्त प्रजातियों का 70% भाग वृक्षों की प्रजातियों का ही होता है। लताएं इन वनों की द्वितीय प्रमुख सदस्य हैं। यानी कि सदाबहार वर्षा वन में प्राथमिक सदस्य कौन सा है? तो वृक्ष है, और दूसरा कौन सा है? तो लताएं होती हैं। लताओं की ये प्रवृत्ति है कि सूर्य प्रकाश की प्राप्ति के लिए संघर्ष के लिए विकसित हुई हैं। लताओं को मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? निचले स्तर की लताएं मुख्य रूप से शाकीय पौधे होती हैं तथा वनों के निचले स्तर में रहती हैं। लंबी लताएं वनों के प्रत्येक स्तर में प्रविष्ट कर जाती हैं। ठीक है,
इनमें महालता यानी कि लियान्स, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि लियान्स कहाँ पाई जाती है। तो लियान्स एक प्रकार की महालता होती है जो कि सदाबहार वृक्षों में पाई जाती है, जिसका तना 20 सेंटीमीटर मोटा तथा इसकी लंबाई 240 मीटर तक होती है। लियान्स एक प्रकार की लताएं हैं, ठीक है। इसके बाद हैं कुछ हैं ऊपरी निवासी झाड़ियाँ यानी कि एपीफाइट्स। तीसरा प्रमुख सदस्य है। प्राथमिक सदस्य कौन सा सदाबहार वृक्षों का, वनों का वृक्ष है। दूसरा लताएं हैं। तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका तीसरा प्रमुख सदस्य आपका ऊपरी निवासी झाड़ियाँ हैं, ठीक है। इनका वृक्षों की शाखाओं तथा टहनियों पर होता है इनका जो विकास होता है, तथा ये अपने आप ऊपर बढ़ती जाती हैं तथा वृक्षों के सबसे ऊपरी स्तर के वितान तक पहुंच जाती हैं। आकार के आधार पर इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। जो ऊपरी निवासी झाड़ियां हैं आकार के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो बृहदाकार ऊपरी निवासी झाड़ियां, ठीक है, के अंतर्गत कई प्रकार के फर्न तथा पुष्पी तथा आवृत्त बीजी झाड़ियों को सम्मिलित करते हैं। लघु आकार वाली ऊपर निवासी झाड़ियाँ यानी माइक्रो एपीफाइट्स, इसमें मांस, लाइकेन, शैवाल को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद वृक्षों का लंबवत स्थिरीकरण, जो आपके सदाबहार वृक्षों में, सदाबहार वनों में जो वृक्ष पाए जाते हैं या वनस्पतियां हैं उनका लंबवत स्थिरीकरण। लंबवत का मतलब नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। इसे भी हम देख लेते हैं। वनों के लंबवत स्थिरीकरण के अंतर्गत मृदा स्तर अर्थात भूमि तल से ऊपरी वन वितान तक विभिन्न ऊंचाई और पादप समूहों का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये आपका मृदा क्षेत्र है, ठीक है। तो इसके बाद हम ऊपर की ओर देखते हैं। वितान आपको हम बता दें कि जो वृक्ष का ऊपरी भाग होता है वो उसका वितान कहलाता है, ठीक है। तो मृदा से लेकर ऊपरी वितान तक विभिन्न ऊंचाइयों पर पादप समूहों का अध्ययन किया जाता है कि इस ऊंचाई पर कितने पादप हैं, इतनी ऊंचाई पर कितने हैं, इतनी ऊंचाई पर कौन कौन से हैं, इतनी ऊंचाई पर कौन कौन से हैं। तो ये इनका लंबवत स्थिरीकरण होता है, ठीक है। देखते हैं। सदाबहार वर्षा वनों में भूमि तल से ऊपरी वितान तक 5 स्तर पाए जाते हैं। तो कितने स्तर हैं, 5 स्तर हैं, ठीक है, जिनमें ऊपरी 3 स्तर वृक्षों के होते हैं। यानी कि नीचे से ऊपर जाने पर 5 स्तर पाए जाते हैं और जो ऊपर के 3 स्तर हैं वो किसके हैं, वृक्ष के हैं, ठीक है। बाकी जो 2 स्तर हैं आपकी वो लता और झाड़ियों के होते हैं, ठीक है। पहला प्रथम स्तर सबसे ऊंचे वृक्ष का स्तर होता है, मतलब ऊपर से बात कर रहे हैं हम नीचे की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले वृक्षों का ऊंचा स्तर होता है अर्थात वन के सबसे ऊपरी भाग यानी वितान का इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इसका ऊपरी आवरण छतरीनुमा होता है जो असंबद्ध रूप से दूर दूर विस्तृत होता है। इसकी ऊंचाई 30 से लेकर 60 मीटर तक होती है। यानी कि जो प्रथम स्तर है उसकी ऊंचाई कितनी होती है, 30 से 60 मीटर। यानी कि जो जिन वृक्षों की ऊंचाई 30 से 60 मीटर है उनको हम प्रथम स्तर में सम्मिलित करते हैं, ठीक है। इसके बाद है द्वितीय स्तर। इसमें जो वृक्ष शामिल किए जाते हैं उनकी ऊंचाई 25 से 30 मीटर होती है। तृतीय स्तर है, इसमें जो वृक्ष शामिल किए जाते हैं उनकी ऊंचाई होती है 15 से 20 मीटर, ठीक है। तो 3 स्तर में हमने बात की, 15 से 20 मीटर ऊंचे पौधों को सम्मिलित करते हैं। और इसके अलावा 25 से 30 मीटर वाले दूसरे में सम्मिलित किए जाते हैं और आपके 30 से 60 मीटर वाले ऊंचाई वाले पौधों को प्रथम में शामिल किया जाता है। अब इसके बाद आता है चतुर्थ स्तर। उपर्युक्त वृक्षों के 3 स्तरों के नीचे झाड़ियों का विस्तार होता है, यह स्तर पाया जाता है। इस स्तर में कुछ बौने वृक्ष भी होते हैं। झाड़ियों के साथ ताड़ के वृक्ष सबसे ऊंचे होते हैं, यानी कि जो झाड़ियां हैं उनमें ताड़ के वृक्ष सबसे ऊंचे होते हैं। इस स्तर की ऊंचाई भूमि तल से 5 मीटर होती है, यानी कि 5 मीटर ऊंचाई वाले जो पौधे हैं उन्हें हम चतुर्थ स्तर में सम्मिलित करते हैं। इसके बाद पंचम स्तर या निम्नतम स्तर भूमि तल से संबंधित होता है, जिसे धरातलीय स्तर भी कहते हैं। ग्राउंड स्ट्रेटम या और लेयर भी कहते हैं इसे, ठीक है। इसमें किन पौधों को सम्मिलित करते हैं, इसमें शाकीय पौधों फर्न की प्रधानता होती है। इनका आवरण घना नहीं होता तथा वृक्षों की तुलना में इनकी प्रजातियां भी बहुत कम होती हैं। इसका प्रमुख कारण है कि सूर्य का प्रकाश
या सूर्य के प्रकाश का अभाव पाया जाता है, इसलिए इसे जड़ स्तर भी कहते हैं। ठीक है, जड़ स्तर भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस क्षेत्र में प्राणी जीवन यानी एनिमल लाइफ कैसी है। यहाँ पर वनस्पतियों में वर्ष भर वृद्धि होती रहती है, अतः आहार की आपूर्ति भी साल भर बनी रहती है। परिणाम स्वरूप प्राणियों का प्रव्रजन यानी कि माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब होता है प्राणियों का एक जगह से दूसरी जगह जा कर के बस जाना। जैसे मान लीजिए इस क्षेत्र में कोई कुछ प्राणी हैं, वो इस जगह को छोड़ कर के यहाँ जाकर बस जाएं, तो इसे हम प्रव्रजन या माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राणी हैं उनमें क्या होता है, माइग्रेशन नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि वनस्पतियाँ की वृद्धि साल भर होती है, इसलिए उनको खाने के लिए चीज़ें बनी रहती हैं। ठीक है, यह बायोम रात दिन चहल पहल से भरा रहता है। ठीक है, अधिकांश जंतु वृक्षवासी होते हैं यानी कि एयरबोरियल होते हैं, अतः अधिकांश जंतुओं में वृक्षों पर चढ़ने के लिए विशिष्ट अंगों तथा अवयवों का विकास हुआ है तथा नाखूनी पंजा, चिपकने वाले पैर का तलवा, अंगुलियां व पदांगुली, ट्विश आदि भी इसे विकसित हो गए हैं। जैसे आप बंदरों को देखते हैं। ठीक है, कुछ प्राणियों में यथा लोमड़ी, वृक्ष निवासी मेढक, गिलहरी, वृक्ष के निवासी सर्प में हवा में तैरने के गुण विकसित हो गए हैं। यानी कि यहाँ पे जो जीव हैं आपके, उनको हवा में उड़ने वाले भी गुण पैदा हो गए हैं इनके अंदर। सबसे निचले स्तर तथा धरातल पर रहने वाले स्तनधारी जंतुओं का आकार बड़ा होता है तथा उनमें अपार शक्ति होती है, क्योंकि इन्हें अत्यधिक घने वृक्षारोपण से होकर गुजरना पड़ता है। जाहिर सी बात है, जिसके सामने जितनी अधिक कठिनाइयाँ होती हैं और वह उनका मुकाबला करता है तो वो मजबूत होता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी नीचे रहने वाले जंतुओं को भी बहुत मुकाबला करना पड़ता है, इसलिए इनके अंदर अपार शक्ति पैदा हो गई है। ठीक है, चतुर तथा ताकतवर स्तनधारी जंतुओं में प्रमुख रूप से गोरिल्ला तथा चिंपैंजी आते हैं। बड़े आकार वाले जंतुओं में अफ्रीकी हाथी, भैंसा, ठीक है, जिराफ, तेंदुआ आदि आते हैं। सूअर परिवार के अनेक वंश व प्रजातियां पाई जाती हैं। धरातल पर पत्थरों, मृत वृक्षों की शाखाओं तथा पत्तियों के ढेर, वृक्षों की छालों में अनेक प्रकार के गुप्त तथा छिपे हुए छोटे छोटे जीव रहते हैं, यानी कि रेंगने वाले। सदाबहार वर्षा वन बायोम में लंबवत स्थिरीकरण में निचले स्तर से ऊपरी स्तरों में प्राणियों का घनत्व तथा उनकी विविधता बढ़ती चली जाती है। यानी नीचे से जैसे जैसे ऊपर चले जाते हैं हम, प्राणियों का घनत्व भी बढ़ता है और साथ ही साथ उनकी विविधता भी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि इसी क्रम में इनके लिए प्राप्त आहार भी बढ़ता जाता है। यानी नीचे से ऊपर जाने पर आहार बढ़ता जाता है, जिससे प्राणियों का घनत्व बढ़ता जाता है यानी डेंसिटी, और उनकी विविधता यानी कि डाइवर्सिटी भी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अतः पादपों के लंबवत स्थिरीकरण के साथ ही प्राणियों में भी लंबवत स्थिरीकरण पाया जाता है। सबसे ऊपरी भाग से धरातल तक प्राणी समुदायों का निम्नलिखित स्थिरीकरण पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे केवल पौधों का स्थिरीकरण नहीं होता है, जीवों का भी स्थिरीकरण पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले एनिमल्स को दिखाया गया है। ठीक है, इसे आप देख सकते हैं, जैसे जगुआर, स्लॉथ, प्राइमेट, टाइगर, हैरपी ईगल, होर्जिन। ठीक है, तो ये कई सारे दिखाए गए हैं। इसे आप, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं और आराम से देख सकते हैं। अब यहाँ पे प्राणियों का भी स्थिरीकरण दिखाया गया है थोड़ा सा, उसे भी आप देख लेते हैं। ऊपरी वायु जंतु समुदाय, यानी कि ऊपरी जो वायु है वो जंतु समुदाय मुख्य रूप से कीट भक्षी पक्षियों तथा चमगादड़ का सबसे ऊपरी भाग में प्रभुत्व होता है। इनमें से कुछ मांस भक्षी भी होते हैं। ये अति तीव्र गति से उड़ने वाले जातियां होती हैं। यानी सबसे ऊपरी भाग में चमगादड़ जैसे पक्षियों का प्रभुत्व होता है। प्रमुख वितान समुदाय यानी मेन कैनोपी कम्युनिटी, सबसे ऊंचे वृक्ष के मुकुट के वितान वाले स्तर में पक्षियों तथा फल भक्षी चमगादड़ का प्रधान होता है। अमेजन बेसिन में टूकैंस, पैराकीट्स, बारबेट्स, कोटिंगस आदि जीव जो हैं वो पाए जाते हैं। कुछ विशिष्ट प्रकार के लघु स्तनधारी जंतु भी रहते हैं। ठीक है, जैसे
गिलहरी, शाकाहारी बंदर आदि। मध्य स्तर पर उड़ने वाले जंतु पाए जाते हैं, मुख्य रूप से पक्षियों तथा कीटभक्षी चमगादड़ पाए जाते हैं। मध्य स्तर के चढ़ने वाले जंतु, इस श्रेणी के जंतु वृक्षों पर चढ़ते उतरते तथा इस तरह ये धरातल से वन वितान तक भ्रमण करते रहते हैं। अधिकांश शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों होते हैं, कुछ मात्र मांसाहारी होते हैं। स्तनधारी प्राणियों में गिलहरी तथा कीवेट्स प्रमुख हैं। नंबर 5, धरातलीय बड़े जंतु, इनमें अधिकांश स्तनधारी जंतु होते हैं परंतु कुछ पक्षियों भी होती हैं। इनमें चढ़ने के गुण नहीं होते। शाकाहारी बड़े जंतुओं की कम प्रजातियां होती हैं। सूअर परिवार की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है। धरातलीय लघु जंतु भी हैं कुछ जो कीटभक्षी होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम की प्राथमिक उत्पादकता सभी बायोमों से सभी प्रकारों में अधिक होती है। यानी कि जो उष्णकटिबंधीय आपके वर्षा वन बायोम है उनकी प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक होती है। ज्ञातव्य है कि इस बायोम का क्षेत्रफल समस्त विश्व का मात्र 13% है, परंतु विश्व के कुल नेट प्राथमिक उत्पादन का ये 40% होता है। ठीक है। शुष्क भार का 5000 ग्राम प्रति मीटर प्रति वर्ष उत्पादन होता है। सर्वाधिक भाग लकड़ी का होता है, यानी कि इस भाग में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो किसका होता है? लकड़ी का होता है। ठीक है। सूर्य प्रकाश तथा आहार प्राप्ति के लिए इस बायोम में अत्यधिक होड़ लगी रहती है। इसी कारण यहाँ पर जो वृक्षों की जो ऊंचाई है वो सर्वाधिक होती है, लगभग 100 मीटर तक भी पहुँच जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम देख लेते हैं मानवीय क्रियाएं। ये 5वां पॉइंट है आपका, जो हमने बात की थी कि बायोम के अंतर्गत इनकी चर्चा की जाती है। तो मानव ने विभिन्न विकासात्मक अनुक्रियाओं द्वारा जैविक रूप से धनी इस परितंत्र का भी क्षति पहुंचानी प्रारंभ कर दी है। इन अनुक्रियाओं में विशाल बांधों, मतलब कौन कौन सी मनुष्य क्रियाएं करके इन्हें नुकसान पहुंचा रहा है, तो विशाल बांधों, जलाशय, सड़कों, राजमार्गों को बनाना, इमारती लकड़ी के लिए जंगलों को काटना, घास मैदानों और फसलों के लिए वनों को साफ करना, भूमिहीन किसानों द्वारा वनों की सफाई करके जबरदस्ती भूमि कब्जाना आदि सम्मिलित हैं। यानी कि इन सब क्रियाओं के माध्यम से यहाँ के क्षेत्र को मनुष्य बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह क्षति केवल पारिस्थितिक ही नहीं है, बल्कि इससे बड़े पर्यावरणीय दुष्परिणाम भी होंगे। सदाहरित वन भूमंडलीय मौसम प्रतिरूपों को नियंत्रित करके विविध पर्यावरणीय सेवाएं प्रदान करते हैं। ये उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मृदा अपरदन व नदियों में आई बाढ़ को भी रोकते हैं। ये सेवाएं प्रदान करते हैं। प्रमाण सिद्ध करते हैं कि उष्णकटिबंधीय वननाशन से, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के वन विनाश से एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक को हटाकर हरित गृह प्रभाव और भूमंडलीय तापन को पैदा किया जाता है। यहाँ हम आपको बता दें कि आपको भी पता है कि अमेजन बेसिन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो विश्व की 20% ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है वो वहीं से होता है। तो अगर उन क्षेत्रों के वनों को साफ़ कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आएगी, और ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आएगी तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में बात की आपसे कि बायोम क्या होते हैं, बायोम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और बायोम में हमें किन चीज़ों की चर्चा करनी है, जिसमें हमने देखा स्थिति एवं विस्तार की बात करनी है, जलवायु, पादप संगठन, प्राणी संगठन और मानवीय अनुक्रियाओं की बात करनी है। साथ ही साथ हमने बायोमों के प्रकारों को देखा, जिसमें हमने जो मुख्य प्रकार है वो जलवायु के आधार पर है, फिर इसके बाद द्वितीय और तृतीयक है वो वनस्पति के आधार पर है, और हमें केवल बात करनी है आपसे जलवायु के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, जिसमें हमने सबसे पहले वर्गीकरण की बात की उष्णकटिबंधीय वन बायोम की बात की, या उष्णकटिबंधीय वन बायोम की बात की, जिसमें हमने सदाहरित वर्षा वन बायोमों की बात की है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि और इसी के साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो PDF होगा आपका, जब ये पार्ट 1 है इस वीडियो का, ठीक है, पार्ट 2 में हम इसको कवर कर लेंगे। तो पार्ट 2 में जो आपका PDF है वो आपको दे दिया जाएगा, जिसे आप आराम से डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट के साथ। इसी वीडियो का नया पार्ट होगा या इसी टॉपिक का नया पार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तब तक आप सभी प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।